नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे सीएम योगी का अयोध्या दौरा क्यों हुआ कैंसिल, देश भर में बढ़ते कोरोना के कहर की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा हुआ रद्द। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य कुमार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा था, बस वो कैंसिल हो गया। आपको बता दें कि कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लखनऊ से ही उड़ान नहीं भर पाया। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 दिसंबर यानी कल अयोध्या नगरी जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले उनको वहाँ पर तैयारियों का जायजा लेना था और भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहाँ पे पहले से ही काफ़ी प्रोग्राम थे, जो कि उन्हें आज कैंसिल करना पड़ा। जीरो विजिबिलिटी के कारण और कोहरे के कारण उनका जो हेलीकॉप्टर है वो लखनऊ से ही उड़ान नहीं भर सका। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 दिसंबर यानी कल अयोध्या के दौरे पर होंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। वह नवनिर्मित एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। तमाम तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी को अयोध्या पहुंचना था, मगर कोहरे के कारण वो आज नहीं जा सके, इसलिए अब वो कल अयोध्या जाएंगे। हालांकि सीएम योगी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और हर चीज पर नजर बनाए रखे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा था, जो कि कोहरे और जीरो विजिबिलिटी की वजह से कैंसिल हो गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यानी 29 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर होंगे। कैमरा पर्सन सुशील बैल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। देश भर में एक बार फिर से कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। क्या है ताजा हालात, बता रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। जहां एक तरफ बढ़ता ठंड और कोहरा जो है लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी दे रहा है, लोगों को जीना मुहाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से साल 2020 के बाद जो है कोविड के नए मामले फिर से अब सामने आने लगे। बीते 24 घंटे में 700 से कहीं ज़्यादा यानी तकरीबन 702 नए मामले सामने आए। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है आंकड़े जारी किए, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में इसके 702 नए मामले सामने आए। साथ ही अगर देश भर में मौत की बात करें तो लगभग 6 लोगों की कोविड संक्रमित होने के बाद जो है वो मौत हो गई। तो एक बार फिर से कोरोना जो है पूरे देश भर में कहर बरपा रहा है। केरल, महाराष्ट्र के अलावा और भी कई जगहों से जो है कोविड के मामले सामने आए हैं। और अगर बात करें कि ये बढ़ क्यों रहे हैं, तो ऐसा जो स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है कि एक बार फिर से जो है ठंड का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके चलते जो है ऐसे में कोविड का खतरा एक बार फिर से देश में लोगों के ऊपर मंडराने लगा है और यह काफ़ी ज़्यादा भयावह भी है। JN1 के मामले इस बार नए सामने आ रहे हैं और इसको लेकर लोगों में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इसके लिए जो है खुद को, अगर कोविड संक्रमित पाए जा रहे हैं तो खुद को आइसोलेट करें, घर में रहे, जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान रखें और जो है ठंड से बचने की कोशिश करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 से महाराष्ट्र में 2, जबकि कर्नाटक में, केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली NCR में एक मरीज की मौत हुई है। देश भर में 22 सितंबर को संक्रमण के 752 नए मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक संक्रमण से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर की बात कर ले तो 98.81% है। ज़्यादातर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि JN1 वेरिएंट से फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है कोरोना से बचने के लिए लोगों से अपील की है कि जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही बाहर निकले और साथ ही साथ अगर खुद जो है संक्रमित पाए जाते हैं तो जितना हो सके खुद को आइसोलेट करके रखें, साथ ही अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें, क्योंकि बढ़ते ठंड के साथ, कोहरे के साथ जो है इसका खतरा एक बार फिर से पूरे देश में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। कोलकाता में ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 9 जगहों पर छापेमारी की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य। आपको बता दें कि गुरुवार यानी आज के दिन
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईडी हरकत में आ गई है। ईडी काफ़ी सक्रिय है और आपको बताएं कि 10 से अधिक जगहों पर, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि 10 से अधिक जगहों पर आज यानी गुरुवार को ईडी ने कोलकाता में विभिन्न जगहों पर छापा मारा है। और ये छापा क्यों पड़ा है, इसकी जानकारी देने के लिए आपको थोड़ा वक्त के पीछे ले चलना पड़ेगा। मामला 2014 का है, जब पश्चिम बंगाल सर्विस कमीशन ने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और इस भर्ती की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई और इसमें लगभग ग्रुप डी की 13,000 भर्तियों में अनियमितता पाई गई। ये मामला बंगाल के हाई कोर्ट में भी गया। वहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गलत तरीके से जो लोग इस शिक्षक भर्ती के लिए जो सटीक नहीं थे, जो शिक्षक कर्मी थे, उन्हें भी इसमें भर्ती किया गया। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं था उन्हें भी भर्ती कर लिया गया। कांग्रेस ने आज अपना 139वां स्थापना दिवस मनाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। अपना 139वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडा भी फहराया गया। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस आज अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भारत निर्माण की दिशा में काम किया है और ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र और समानता पर आधारित है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें लिखा कि उन्हें गर्व है कि वो कांग्रेस जैसे संगठन का हिस्सा हैं जिसका आधार सच्चाई और अहिंसा है। प्रेम और सम्मान और समानता इसके स्तंभ है, वहीं देशभक्ति इसकी छत है। बता दें कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार का आगाज किया है। इसके लिए महाराष्ट्र के नागपुर में है तैयार हम रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के साथ ही नागपुर में है हम तैयार रैली के आयोजन भी कर दिया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की भी अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी इस पूरे रैली का हिस्सा भी रहे। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी पूरे देश के बदले गए। कहीं अगर बुधवार शाम की बात की जाए तो एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कम्युनिकेशन जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की जो कमान है वो चैनिका उनियाल को दी गई है और इनकी अगर बात की जाए तो ये एनएसआई के अध्यक्ष उत्तराखंड में रह चुकी है और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी सेवा दी है पूरे देश भर में। अगर चैनिका की बात की जाए तो चैनिका यंग है और ऐसे में जो युवाओं को टारगेट करने के लिए लगातार कांग्रेस ये कार्य कर रही है। वहीं अगर महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा और साथ साथ कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की जो नियुक्ति दी गई है दोनों को महिलाओं को दी गई। ऐसे में माना जा रहा है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उसमें महिलाएं एक अहम मुद्दा रहेगी और इसी के तहत जो कांग्रेस की जो रणनीति है लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के लिहाज से तो उसमें जो महिलाओं को अत्यधिक जो प्रभार है वो दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों की नियुक्ति से कितना असर आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ तुषार गुप्ता, इंडिया। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिनव सिंह। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या दौरे को लेकर जो भी तैयारियां थी लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर ही खड़े हैं। आप मेरे पीछे बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनका जो आगमन होना है आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल गेंदे के फूल से बिल्कुल सजाया जा रहा है। ये लता मंगेशकर चौक है और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री इसी रामपथ से ही यहीं से लगभग 8 किलोमीटर का जो रोड शो होगा इसी रोड से ही वो बाकायदा रोड शो होगा। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जगह जगह भजन संध्या का स्थल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पर वो एयरपोर्ट के उद्घाटन करेंगे। उसके बाद लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो, उसके बाद अयोध्या आएंगे। अयोध्या में रेलवे स्टेशन
का जो भव्य निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन एवं लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ही लगभग 3000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें कि इस और मेरे आप बिल्कुल पीछे देख पा रहे होंगे कि सूर्य स्तंभ दिख रहा होगा आपको, कि सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्यवंश को प्रतीक माना जाता है, इसलिए उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 26 अक्टूबर 2023 के आदेश के तहत बनाए गए दायित्व दरिया के लिए आदेश जारी कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। प्रदेश के सभी दायित्वधारियों पर सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और उनकी जो सैलरी है उसमें बड़ा इजाफा देखने को मिला है। 45,000 प्रति माह अब दायित्वधारी को मिलेंगे। और इसके बाद जो भाजपा सरकार है उन्होंने कहा है कि जो दायित्वधारी है उनका काम काफ़ी बड़ा है, ऐसे में उन्हें भी जो सैलरी है वो अत्यधिक दी जानी चाहिए। और उसी के तहत अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि जिस तरह से राजस्व पर जो राज्य सरकार है वो चिंतित रहती है, लेकिन जिस तरह से दायित्वधारियों के जो मानदंड बढ़ाए गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो राजस्व है उस पर फर्क पड़ेगा। वहीं उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस तरह से जो अपन सबका साथ और सबका विकास के तहत ये कार्य किया जा रहा है। दायित्वधारियों को, अपने चहितों को ये पैसे बांटकर उनकी जेब भरी जा रही है। लेकिन भाजपा की बात की जाए तो भाजपा इससे काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रही है। इसका स्वागत कर रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल का। और उनका कहना है कि जो दायित्वधारी की नौकरी होती है, जो उनका कार्य होता है वो अत्यधिक कठिन होता है। ऐसे में जो उनका प्रति माह का जो वेतन था उनको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। अब देखना होगा जो सियासत हो रही है उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर पतंजलि योगपीठ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शहजाद अली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस दौरान जहां आचार्य रामदेव जी से बात करें तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। चारों के बीच उत्तराखंड में जिस तरह से निवेश किया जाए उसको लेकर बैठक हुई। हालांकि मीडिया को इससे दूरी बनाए रखने को कहा गया, लेकिन जिस तरह से अगर हम सूत्रों की बात करें तो जिस तरह से उत्तराखंड समिट में बाबा ने निवेश को लेकर बड़ी घोषणाएं की थी, उसी को लेकर आज की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री और बाबा रामदेव के बीच यहाँ पर हरिद्वार में हुई है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। दिल्ली में नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। क्या कुछ इंतजाम किए हैं पुलिस ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। अब अलविदा कहने को है। कुछ ही दिनों में 2024 दस्तक देने वाला है। नए साल के जश्न के माहौल को देखते हुए दिल्ली में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली पुलिस के तमाम विभाग कार्यरत रहेंगे और सभी एक्टिव मोड में दिखाई देंगे। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक रेंज के स्पेशल सीपी एसएस यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर की रात को दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। और प्रयागराज में 5 लाख का इनामी आरोपी का घर हुआ सील। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत जो अरमान है, जो 5 लाख का इनामी है, इस घटनाक्रम में वो शूटर था, बाकायदा घटनास्थल पे बाइक से पहुंचा था, उसके खिलाफ आज कुर्की की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम पहले ही घोषित है। बिहार का रहने वाला है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स में इसी मकान में वो रहा करता था। प्रशासन की टीम आज वहां पर पहुंची और उसके घर को कुर किया गया। वहां पे जो सामान था उसको जब्त किया गया है। हालांकि ये एक बहुत चर्चित हत्याकांड था जिसमें उमेश पाल के साथ ही 2 गनर जो उसकी सुरक्षाकर्मी थे उनकी मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें 2 इनकाउंटर के जरिए मुठभेड़ में उन्हें मारा भी गया है। इसमें गाजियाबाद में ठंड को देखते हुए डीएम ने बदला स्कूल का समय। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहीन। गाजियाबाद में जिलाधिकारी के आदेश के बाद गाजियाबाद के स्कूल का समय बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से गाजियाबाद में पूरे दिल्ली एनसीआर में
ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बढ़ते कोहरे को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने स्कूल का समय 10 बजे से लेकर अब 3 बजे तक कर दिया है। वहीं इसका ठेंगा दिखाते हुए स्कूल प्रशासन ने उस आदेश को एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा माना है, जिसके बाद आज स्कूल प्रशासन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको ये आदेश लेट प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल सुबह ही खोलना पड़ा और बच्चे को वहाँ आना पड़ा, क्योंकि इस बढ़ती ठंड में बच्चे लगातार सुबह से ही स्कूल आ रहे थे। और स्कूल आते वक्त उनसे जब बात की गई तो कहीं ना कहीं देखा गया कि बच्चे बिल्कुल सर्दी में कहीं ना कहीं लबलब जो सर्दी है उनको लग रही है, जिससे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बच्चों की जो है तबीयत भी खराब हो सकती है। फिलहाल इस आदेश को क्या माना जाए, क्योंकि जिलाधिकारी का जो आदेश है उसको कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। गाजियाबाद में इस तरीके के मामले पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन आने वाला जो कल है उसको देखना होगा कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी का जो आदेश है वो कितना मान्य होता है, स्कूल प्रशासन उस पर कितना खरा उतर पाता है। अपने सहयोगी माइसिक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक 10 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नदीम शाहीन। गाजियाबाद में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक बच्चा जो कि मोदीनगर थाने पहुंचा और उसने अपनी आप बीती बताई तो पता चला कि उसको 2 शख्स अपहरण कर उसको गाजियाबाद की तरफ ले जा रहे थे, जहां पर उसे मोदीनगर से आगे जाने के बाद एक थाना पड़ता है मुरादनगर, जिसकी गंग नहर है। गंग नहर के पास उस बच्चे को छोड़ा जाता है। उस बच्चे के हिसाब से ये बात थाना मोदीनगर में अपने शब्दों में कही गई कि मुझे इसका अपहरण कर मुझे यहाँ लाया गया और लाने के बाद मैं उनके चुंगल से छुट कर आया हूँ। वहीं इस बात की जब तफ्तीश की गई और जानकारी ली गई तो कहीं ना कहीं देखा गया कि उसके माँ बापों को ढूंढने का प्रयास किया गया। उसके माँ बाप को ढूंढने के प्रयास के पता लगा कि ये थाना खरगोदा क्षेत्र का रहने वाला है, जहाँ पर उसकी माँ सुबह अपने बच्चों को लेने के लिए थाने पहुंची तो उसकी माँ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 4 बार ये बच्चा घर से भाग चुका है। इसी तरीके की ये हरकत करता है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को पहले अपहरण से जुड़ा देखा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं माँ सामने आई है तो उससे देखा जा रहा है कि ये बच्चा अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल जाता है और जिसके बाद कहीं ना कहीं बच्चा बाहर निकलकर अपने आप को कहीं ना कहीं आज़ाद करना चाहता है। वहीं इसके माँ से बात की कि कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं सामने आया है। फिलहाल बच्चे को माँ को हाथ में दे दिया गया है, उसको सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया गया है। अपने सहयोगी माइक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम की लापरवाही सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। जिले के खसराहा थाना क्षेत्र के पिढ़िया गांव का मामला है। 23 नवंबर को एक महिला का नसबंदी होता है, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वो कैंप लगा के जो है किया गया था, जिसमें अब पीड़ित का आरोप है कि जो है उसमें ऑपरेशन के दौरान महिला की जो है जब नसबंदी कर रहा था तो उसमें कमियां मिली थी, जो कि महिला फिर वहां से CSC से रेफ़र किया गया महिला को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन महिला को जब मेडिकल कॉलेज में हालत गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफ़र कर दिया गया। रास्ते में ले जाते समय उसका मौत हो गया। अब देखने की बात यह है कि स्वास्थ्य महकमा इस तरह से जो है ये लापरवाही बरत रहा है, जबकि डॉक्टर द्वारा जब नसबंदी किया गया तो क्या उसमें क्या कमियां रह गई, जबकि आरोप भी लगा रहे हैं पीड़ित कि डॉक्टर की कमी की वजह से उसकी मौत हुई है। अब देखने की बात यह है कि CM कहते हैं जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महिला की तो मौत हो गई। अब सोचने की बात तो ये है कि इस तरह से लापरवाही बरती गई डॉक्टर द्वारा, तो अब देखने की बात यह है कि कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। रामपुर में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर पहुंची अंबेडकर पार्क। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। रामपुर पहुंचने के बाद रामपुर के कई चौक चौराहों से होकर अंबेडकर पार्क पर यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। यूपी जोड़ो यात्रा में रामपुर सहित जो कांग्रेस के कई बड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। कांग्रेस का मकसद है 2024 में भाजपा का सफाया करना। कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव का कहना है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी जी ने यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। सहारनपुर से होते हुए आज रामपुर पहुंची थी कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव ने सरकार को घेरते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही 2024 में भाजपा को जड़ से सफाया करने की बात अनिल यादव के द्वारा कही गई है। बहरहाल रामपुर पहुंचने के बाद कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अंबेडकर पार्क पर समापन हुई।
देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले 2024 में कांग्रेस जिस तरह से यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है, तो अब आने वाले समय में क्या भाजपा का सफाया करने में कामयाब होगी या फिर नहीं। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। बदायूं में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ की मारपीट। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। जनपद के कठौली गांव से एक महिला के साथ दबंगों का मारपीट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बताया जाता है कि वायरल वीडियो बदायूं जनपद के थाना सिविल लाइन के कठौली गांव का है, जहां पानी के विवाद को लेकर के महिला से दबंगों ने घर में घुस करके मारपीट की है। बताया जाता है कि नल पर पानी लेने महिला गई थी, जिसके बाद कहासुनी हो गई और उसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की है। इधर पूरे मामले की महिला ने थाना सिविल लाइन में शिकायत करते हुए अपने पुत्री पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानती हुई मामला पुराना बता रही है। हालांकि मामला 26 तारीख का है और महिला ने शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध है और मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो आरोपी होगा तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।